साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं में बनने वाली बालियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि गोब में पनप रही बालियों का हमें पता नहीं लग पाता कि हमारे गेहूं के अंदर गोब में बालियां बनने लगी हैं। अगर बालियों का हमें सही अंदाजा हो जाए तो हम अपने खादों को बालियों के हिसाब से बदल के अपने गेहूं में अच्छी उपज ले सकते हैं। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि सल्फर और पोटास को हम किस अवस्था में लगाएं जिससे कि हमारी बालियों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। यहाँ पर पोटास प्लस बोरॉन का जो कॉम्बिनेशन है उसका भी मैं बताऊंगा कि किस अवस्था में लगाने से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप इस गेहूं में देख पा रहे हो, यहाँ पर बालियां कहीं दूर से दूर तक नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन एक जो सबसे अहम बात है कि बालियां हमारे पौधे के तने में बन चुकी हैं। अगर हमें अपने पौधे के तने का अंदाजा हो जाए कि इसके अंदर बालियां बन चुकी हैं, तो फिर हम उस हिसाब से ही अपने खेत में खाद लगाएंगे। कुछ मेरे किसान साथी पूछना चाहते थे कि हम डीएपी को अगर इस अवस्था में लगाते हैं तो हमें क्या लाभ देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पौधे के अंदर ये 2-3 गांठें बन चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 3 गांठों के बाद में भी हमें बालियां कहाँ पर नजर आएंगी, तो देखिए आप तने को इस टाइप से खोल दीजिए। ठीक है, जब हम तने को खोलते हैं तो तने को खोलने के बाद में अगर कोई दूसरी भी गांठ बन रही होगी तो वो गांठ भी इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको आज दिखाऊंगा कि पूरी बाल यहाँ पर कहाँ होगी। ठीक है, पूरी की पूरी बाल आपको नजर आएगी और पूरी बाल से आप ये अंदाजा भी लगा पाओगे कि हमें अब यहाँ से कौन कौन से खादों की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। क्योंकि अगर इस अवस्था में आप बालियों के हिसाब से खाद लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये जो बाल आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस बाल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरी आकृति बाल की वो बन चुकी है। और इसी बाल की आकृति से हमारी बाल आगे जाके बड़ी होगी और हमारा संपूर्ण उत्पादन इसी पर निर्भर करेगा। इस अवस्था में हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कैल्शियम युक्त तत्वों की है, क्योंकि दाने के अंदर बनने वाले कैल्शियम को इस अवस्था में हमारी बालियों को सबसे ज़्यादा भोज्य पदार्थ के रूप में खाने की ज़रूरत होती है। साथियों यहाँ पर इसके साथ में आपको ज़रूरत होगी जो लौह पोषक तत्व हैं, यानी फेरस सल्फेट जैसे तत्व, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। अभी यहाँ पर अगर हमने तीसरे पानी को लगा रहे हैं और तीसरे पानी की अवस्था में हमने कोई दूसरे खाद नहीं लगाए हैं, तो यूरिया खाद के साथ में आप फेरस सल्फेट प्लस यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अपने खेत में उपयोग कर लीजिए, आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और डीएपी अगर आप कुछ नहीं लगा पा रहे हैं तो सिर्फ यूरिया खाद अपने खेत को देकर डीएपी को पानी के साथ में घोल बनाकर चला दीजिए। इन बालियों को अभी यहाँ पर डीएपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों अभी बहुत सारे मेरे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम सल्फर और पोटास को कब लगाएं, किस अवस्था में वो ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। तो साथियों यहाँ पर बालियां बनने लग गई हैं। सल्फर हमारे गेहूं के लिए बहुत उपयोगी तत्व है। अगर बात करें यहाँ पर तेल के कंटेंट की, क्योंकि सल्फर को अगर हम गेहूं में लगाते हैं तो गेहूं के दाने में चमक ज़्यादा आती है और दाने का जो भराव होता है और बहुत सारे पोषक तत्व जो गेहूं के लिए चाहिए होते हैं उनको सल्फर पौधे तक यहाँ पर उपलब्ध करा देता है। और हमारे पौधे के अंदर जो हरापन है, ये जो देख रहे हो ना आप पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल बढ़ाने का काम सल्फर करता है। ठीक है, तो जितना क्लोरोफिल बालियों के अंदर पत्तियों के अंदर होगा उसको फिर बालियों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उससे हमारी बालियां भी मजबूत होंगी। यहाँ पर आप तीसरे पानी पर फेरस सल्फेट के साथ कैल्शियम मिला के लगा दो अपने खेत में। चौथा पानी जब आप लगाने जाओ उस अवस्था में सल्फर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से WDG 80% ले लो या 90%। ठीक है, उसके साथ में पोटास के 2 पैकेट यानी 2 किलोग्राम 0050 मिलाओ और हल्के खाद के साथ बस मात्र 15 से 20 किलोग्राम खाद के साथ में मिला के मात्र बुरकाव कर दो और पानी लगा दो, चौथा पानी। ठीक है, अगर चौथा पानी इस अवस्था में लगाते हो तो आपके गेहूं के अंदर जो भराव की स्थिति होगी वो गजब की होगी, क्योंकि पोटास हमारे पौधे में अब जो मौसमी बदलाव हो रहा है उसे सहन करने की क्षमता दे देता है। और पोटास सबसे अहम काम क्या करता है, ये देखिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, अब कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिससे कि सीधे हम देकर बाल तक पहुंचा दें, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर हमारे पौधे के अंदर पत्तियों के अंदर सब कुछ भरा हुआ है तो वो बालियों के अंदर तक जाना चाहिए। ये सबसे अहम काम होता है और इस अहम काम को पूरा करने में पोटास बहुत अहम योगदान निभाता है। इसलिए
0050 की हमें इस अवस्था में लगाना चाहिए कि गोभ में बालियाँ बन चुकी हैं, सल्फर और पोटाश की अब ज़रूरत है। इस अवस्था में लगाने से हमें गज़ब के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ मेरे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि पोटाश के साथ बोरॉन अगर हमें स्प्रे करना है तो कब करें? बोरॉन और पोटाश किस अवस्था में ज़्यादा कारगर साबित होते हैं? तो देखिए इसमें एक गाँठ और बनेगी अभी ऊपर, ठीक है? एक गाँठ निकलने के बाद इस पौधे की जो बालियाँ हैं वो गोभ में आ जाएँगी, बाहर नहीं निकलेंगी, गोभ में आ जाएँगी, ठीक है? जब गोभ में आपको यहाँ पर गोभ फूलती दिखाई दे उसकी, ठीक है? और बालियाँ बिल्कुल आपको ये लगे कि 2 से 4 दिन के अंदर निकलने वाली हैं। उस अवस्था में आपको पोटाश 0050 लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरॉन यहाँ पर लेना होगा आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और उसे पानी के साथ में मिक्स करोगे। कितने पानी के? 120 लीटर पानी के साथ में और एक स्प्रे दे दोगे। एक स्प्रे देने के बाद आपको रिज़ल्ट क्या देखने को मिलेगा कि पोटाश से जो ये पत्ता होता है जिसे हम झंडा पत्ता बोलते हैं, बालियों के साथ में जो निकल के आता है एक पत्ता आखिरी, उस पत्ते के साथ में बालियों में जितना भी आखिरी समय तक जितना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनता है, वो पत्तियाँ भोजन के साथ में अपने दानों में ट्रांसफ़र करती रहती हैं। पोटाश हमारे पौधे को उतनी क्षमता दे देता है कि आखिरी समय तक वो पौधा हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाता रहता है, ठीक है? बोरॉन यहाँ पर क्या काम करता है? बोरॉन हमारे गेहूँ के अंदर जितना भी परागण होता है, दाना खिलता है और खिलने के बाद में परागण की क्रिया में सबसे अहम योगदान बोरॉन निभाता है। तो बोरॉन हमारे दाने में चमक लाने का और परागण को सही करने का काम बोरॉन करता है, इसलिए पोटाश और बोरॉन बहुत अहम योगदान निभाते हैं। अब आपको ये कन्फर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि तीसरे पानी पर हमें यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी हराकसिस 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ और कैल्शियम चूना ले लो उसके लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों को मिक्स करो एक जगह और यूरिया खाद अगर गेहूं की बढ़वार ठीक हो रही है आपकी, ठीक है? तो गेहूं की बढ़वार के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेना है। अगर बढ़वार ठीक है तो आप मात्र 15 से 20 किलोग्राम यूरिया ले लो जिससे कि आप आसानी से उसे बुरकाव कर सको प्रति एकड़ खेत में, ठीक है? उसके साथ में आप पानी लगा दोगे। अगर गेहूं की बढ़वार कम हो रही है तो आप यूरिया खाद की मात्रा बढ़ा सकते हो। आपको यूरिया खाद से ही हर चीज़ को एडजस्ट करना है जो कि लंबाई है, ठीक है? अगर गेहूँ की लंबाई कम हो रही है, यूरिया कम लगाओ। अगर गेहूँ की लंबाई नहीं बढ़ पा रही है, तो यूरिया की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हो, ठीक है? अब चौथे पानी पर आपको लगाना है यहाँ पर पोटाश प्लस सल्फर और 5वां जो स्प्रे आप करोगे, वो जब गोभ में बालियाँ आ रही होंगी, उस गोभ में बालियाँ आने के समय पर आप पोटाश प्लस बोरॉन मिक्स करके एक स्प्रे दे दोगे। ये गज़ब का फ़ॉर्मूलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपके गेहूँ में गज़ब के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और आपके पैदावार वाक़ई में गज़ब की देखने को मिलेगी। बहुत सारे मेरे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि लिहोसिन इस अवस्था में कब लगाना चाहिए? तो देखिए ये जो गेहूँ है, इस गेहूँ की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो समथिंग सवा 2 से ढाई फीट की लंबाई हो चुकी है और इतनी लंबाई पर, ठीक है, आपके सामने एक चुनौती आएगी कि अभी इसमें एक गाँठ और निकलेगी। गाँठ निकलने के बाद में फिर बालियाँ जो गोभ में आएँगी उससे लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतनी लंबाई होने पर हमारे सामने समस्या ये होगी कि हमारा गेहूँ गिर सकता है, ठीक है? तो इस टाइप के किसान साथी यहाँ पर ध्यान दें कि जिनके गेहूँ की स्थिति ये है, उन्हें लिहोसिन का एक स्प्रे अपने गेहूँ में जब गोभ में बालियाँ आ रही हों, उस अवस्था में आपको करना होगा, ठीक है? उससे लगभग 8 दिन के लिए आपके गेहूँ में एक झटका लगेगा जिससे कि उसकी लंबाई थोड़ी रुकेगी और लंबाई रुकने की वजह से जो झंडा पत्ता और बालियाँ हैं, उसके बीच का जो गैप होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और गैप कम होने की वजह से आपकी बालियों के बीच में और पौधे के बीच में लंबाई कम होगी। इससे पौधे को आसानी होगी अपने पोषक तत्व बालियों तक ट्रांसफ़र करने में और बालियों तक जब पोषक तत्व ट्रांसफ़र अच्छे से होते रहेंगे तो दानों में भराव ज़्यादा अच्छा होगा और पौधे की लंबाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। इसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा और अगर हम वासमतिक अवस्था में यानी कि पौधे की वानस्पतिक अवस्था जो अपनी हरापन वाली अवस्था होती है, ग्रोथ वाली अवस्था होती है, उस अवस्था में अगर लिहोसिन का उपयोग करते हैं, तो पौधे की ये जो बालियाँ गाँठों के बीच की दूरी होती है, ये वाली दूरी, इस दूरी को लिहोसिन कम करने का काम करता है और ये गज़ब का तत्व है, ठीक है? इससे आपको बहुत गज़ब के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, इस टाइप से आप अपने खेत का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर चाहते हो कि लिहोसिन पर एक स्पेशल वीडियो हो इस अवस्था में,
तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं आपको लियोसिन के बारे में एक वीडियो और देने की कोशिश करूँगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।